वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, यहाँ भी कहा जाता रहा कि जो गवर्नेंस में गैप्स हैं उनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, जानी भी शहादतें हो रही हैं। IMF ने भी इन गैप्स को, इन खामियों को उजागर कर दिया, रिपोर्ट पब्लिक हो गई। ये ओपनिंग अप है, क्या है? देखें, IMF की जो रिपोर्ट है ना, जी जी। हमें तो पता था, लेकिन इतने एक सख्त रिपोर्ट हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़, और सिस्टम भी इसी रूलिंग एलीट ही ने बनाया हुआ है। पिछले 50-60 साल से तो यही हुकूमत में है सब। तो इतने बुरे तरीके से, मैं उसके एक दो चीज़ें सिर्फ बता देता हूँ कि कितना ख़तरनाक चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये सारा निज़ाम जो है, ये जो हुकूमत वक्त है, ये जो सिस्टम को रूल कर रहा है, इट इंश्योर्स के रिच जो है वो रिचर हो और गरीब गरीब रहे। अब इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या लग सकता है? IMF ने कहा कि 5300 अरब रुपए के नैब के बकौल रिकवरीज हुई हैं, जाहिर है करप्शन रिलेटेड हुई हैं। वो कौन लोग हैं 5300? वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो खा गए और जिसकी अकाउंटेबिलिटी का हमें पता ही नहीं चला? ये उसमें कौन है जो रूलिंग फैमिली से जिनका ताल्लुक है? क्योंकि वो डायरेक्टली इम्प्लीकेट कर रहा है रूलिंग रजीम को। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि जी ये अपने सिस्टम को इन्होंने पूरे जकड़ा हुआ है, 24-25 करोड़ अवाम को। उस सिस्टम में जो एक गरीब को बाहर, एक मिडिल क्लास को ऊपर आने का मौका ही नहीं देता। अब आप मुझे बताएं कि ये इस वक्त तक तो पिछले 3 दिन हो चुके हैं, 72 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिस्पॉन्ड। और 3 महीने तक आपने रिपोर्ट दबा के क्यों रखी हुई थी? आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे थे? और शहबाज राना के बकौल कल रात उन्होंने प्रोग्राम में कहा है कि जो सबसे खतरनाक चीजें थी, इन्होंने पांव पकड़े हैं IMF के, जी उसको आप इसमें से निकाल दें। और अगर IMF अगर ये सब कह रहा है, तो मैं कहूंगा वजीर आजम साहब कहें कि IMF झूठ बोल रहा है, IMF गलत कह रहा है। मैं चैलेंज करता हूं IMF को, कह देना आके, कोई भी आके कह दे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आके बोलते, क्यों वो चुप करके बैठे हुए? आके क्लियरली बताएं कि जी ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई सिस्टम को नहीं जकड़ा हुआ, हम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते जिसकी वजह से गरीब गरीब रहता है। हमारा कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है शुगर स्कैंडल में, हमारा कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है वीट स्कैंडल में, आके बोल दें। तो फिर मैं मानूंगा कि ये IMF को ये कह रहे हैं कि जी IMF प्लीज झूठ बोलना बंद कर दें, इनकी मजबूरी थी। ये इतने वो नहीं है कि ये इन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खातिर रिपोर्ट रिलीज कर दी। अगले महीने जो आपको किस्त मिलनी है उसकी कंडीशन थी ये रिपोर्ट रिलीज करें। चलें, वो इस किसी हवाले से तो आ गई रिपोर्ट। आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी हवाले से तो आ गई, रुकिएगा नियाज़ी साहब, इससे पहले आपने अप्रिशिएट किया, राजा साहब 5300 अरब खा गए हैं, तो हमें पता ना चलेगा कौन खा के चला गया। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, चीजें ओपन अप हो रही हैं ना, चीजें अच्छी बात है, चीजें ओपन हो रही हैं, मैं तो वेलकम कर रहा हूं। हो रही हैं, तो प्लीज हमारा पीछा छोड़ के वो जाएं यहाँ से, ताकि दूसरे लोग आके हुकूमत करें और एक ट्रांसपेरेंसी लेके आए। नियाज़ी साहब, अभी ब्रेक से पहले आपने भी अप्रिशिएट किया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। गवर्नर साहब कह रहे थे कि वो पहले भी पैट्रियोटिक थे, हम तो यही मानते हैं, हर पाकिस्तानी पैट्रियोटिक है, लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में उनकी शिरकत का इरादा ज़ाहिर किया, नेशनल फाइनेंस कमीशन में शिरकत का इरादा ज़ाहिर किया, ये कोई पॉलिसी में चेंज है PTI की, या क्या नज़र आता है? मेरा ख्याल है जी कि पॉलिसी में चेंज तो नहीं है। एक जो है थोड़ा सा मैं लगता हूँ कि एक दफा फिर PTI ने ये सोचा है कि एक हाथ बढ़ाया जाए। जो पिछले 7-8 दिनों से जो उन्होंने मैसेज भेजे हैं और अपने व्लॉगर्स के जरिए एक आम चीज फैलाई है जी के फैज हमीद जो है वो एक बमशेल लेके आ रहा है और 28-29 नवंबर से पहले सब कुछ सामने आ जाएगा। और फिर कईयों ने कहा जी कि फैज हमीद को फांसी लगने वाली है, उसके साथ किसी और को भी लगेगी। तो ये सारी जो थी वो बेपार की नहीं थी, उनके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस था। तो उसके सामने हो सकता है कि वहां पे कुछ PTI के अक्लमंद बैठे हों या वो लोग जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने भी थोड़ा सा कहा हो कि किसी तरीके से अगर एक लास्ट डिच एफर्ट, जो मैं पिछले जब से फैज हमीद साहब को इन्होंने अरेस्ट किया है, क्योंकि मेरा अपना बेटा मिलिट्री ट्रायल में से गुजर चुका है, तो मुझे पता है चंद घंटे का काम है। मिलिट्री ट्रायल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे साथ मुझे क्या कहना है, आपके पास जो IMF के एक्सपर्ट बैठे हैं, गवर्नर ज़ुबैर साहब,
ये ही एक्सपर्ट है मिलिट्री ट्रायल्स का इस चीजों के कि उन्होंने ये सारी चीजें पेरिफेरी से नहीं बल्कि अंदर झांक के देखी है। कभी ये नहीं होता कि 1.5 साल बाद तक मिलिट्री ट्रायल वालों को सबूत ना मिले कि इंडिया के जासूस पकड़ लिया और वो सबूत ढूंढ रहे हैं, किसी को पकड़ लिया तो सबूत ढूंढ रहे हैं। मुंह में 99.9% सबूत मौजूद होते हैं। मैं न्याज़ साहब एक मिनट मैं बस एक बात नहीं मैं आपसे ही सवाल जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, यानी आप मेरे तो नोट्स में नहीं थी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब वाली बात, तो आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ आई उनका असर हो रहा है पीटीआई पे और पीटीआई थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन वाले मोड में आ गई है? नहीं साहब, यही मैं बात कर, नहीं है फेक न्यूज। वो 4-5 साल जो भी लॉगर्स हैं, अच्छा, जो हम तक अंदर की खबरें लाते हैं और बताते हैं हमारे सोर्सेज, हमारे दोस्त ही उनको नाम लेना जरूरी है, आप नहीं पढ़ते? ठीक है, देख ले वो क्या कह रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। वो यही तो हमें बता रहे हैं कि फैज हमीद फांसी पे चढ़ जाएगा या नहीं चढ़ेगा, और बड़ा सख्त है, 29 तक बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं। ये उनके सारे रोजाना चौथा दिन है मुतसलसल ये कह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि उससे एक बड़ा रिएक्शन हुआ है, तहरीक इंसाफ ने बड़ी अक्लमंदी की है। अच्छा। अगर ये वो दोबारा अपने ड्राइंग बोर्ड पे गए हैं और वहां पॉलिसी चेंज की है, क्योंकि ये तकाजा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुल्क का अगर मुस्तकबिल है कोई महफूज है या उसको बचाया जा सकता है, तो इमरान खान साहब की और सेल्फशन की आपस के अंदर रिप्रोचमेंट होगी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन किधर करेंगे? यो एक इतना पूरा एक पूरी खलकत खुदा जो है वो एक सवाल जो पूरे पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है, अगर उनके अंदर एक नैरेटिव जो है वो उसका कॉन्सेंसस डेवलप होता गया तो उसके ऊपर क्या करेंगे हम? कौन सी रियासत रह जाएगी? चले मैं जरा इसी इशू पे मैं नसीम ज़ारा साहिबा की राय लेता हूँ। नसीम ज़ारा साहिबा, आप तो कल जो मुलाकात हुई उसमें मौजूद थी, आपकी बातचीत यकीनन सुहेल आफरीदी साहब से हुई। वो जब नए आए थे तो और नारे लगा के आए थे, लेकिन कल की बातें कुछ मुख्तलिफ नजर आई। आपने क्या कॉन्क्लूड किया? अच्छा जी, जो हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, तो मुझे तो ये लगा कि मेरा ख्याल है बड़ी क्लियरली ये बात हुई थी कि ये झगड़ा पॉलिटिक्स से तो कोई बात नहीं बनेगी। अच्छा, और यानी कि यही न्याज़ साहब भी बात कर रहे हैं, अपनी जगह है, लेकिन आपको इंगेज भी करना है फेडरल गवर्नमेंट से, आपको अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करना है, आपने अपने ताल्लुकात पॉलिटिकल पार्टी से भी बेहतर करने, जो कि लोहे जिरगा के मेरा ख्याल है बड़ा सक्सेसफुल था, अमन जिरगा जो हुआ जिरगा था। तो मुझे मुझे इम्प्रेशन मिला है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि वो यकीनी तौर पे इन तमाम मामलात को समझते हैं, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अपने लीडरशिप की जेल से निकालने की मुहिम, वो अपनी जगह है। लेकिन ये 3-4 मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में आप देखें कि एक ज्यादा मैच्योरिटी का और सोब्राइटी का शायद मुजाहरा किया नहीं। लेकिन जब एनएससी में शिरकत का इरादा जाहिर किया, न्याज़ साहब ने अभी एक एक्सप्लेनेशन उसकी कर दी, तो क्या इस इरादे से आपको भी लगा कि पीटीआई की पॉलिसी चेंज हो रही है? और फिर सेकेंडली, क्या वाकई खान साहब ने इजाज़त दी होगी कि जाएं आप एनएससी में बैठें? मुझे तो ये समझ आ रही है कि शायद हम में से बहुत से लोग जो कहते रहे हैं कि भाई आप अपना जो एक मामला है स्ट्रगल का, कि जी आपको केसेस नाजायज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादतियां हो रही हैं, वो अपने खाने में आप एक्टिव रहें, लेकिन इन मामलात पे जैसे भी आपने बयान किया कि वो एनएससी में भी जाएंगे, वो इधर भी करेंगे, तो ये मुझे लगता है इनकी सियासत में ये कुछ इनको समझ आ रही है कि भाई आपने इस तरफ चलेंगे तो बात होगी। और अगर इनसे बात करें सुहेल आफरीदी से, तो आपको लगता है कि वो यानी कि ही इज अ पर्सन जो अपनी जो सोच है उनकी, वो अपने लीडर की मर्जी से इसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन मुझे ये लगा कि उनको शायद ये एहसास हो रहा है कि उनके लीडर उनकी ये बात मानेंगे, तो देखते हैं जी। बहुत अच्छी बात आपने की कि वक्त ही बताएगा क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा, साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जनाब हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब। अपने मेज़बान को नादरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।